नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860893864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, हम लोग बिहार स्टैटिक जीके को डिस्कस कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के फैक्ट्स को। क्विक रिवीजन है, वन टाइम रिवीजन है बिफोर द एग्जामिनेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के फैक्ट्स डिस्कस किए थे बिहार के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ बिहार का एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या योगदान रहा है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स को डिस्कस किया था एज फॉर एज बिहार इज कंसर्न। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ बिहार इन द फ्रीडम मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार से जो रिवोल्यूशनरीज आते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री सियाराम सिंह, ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप ध्यान से सुनिए। वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो श्री सियाराम सिंह, इनके लीडरशिप में सियाराम दल की स्थापना की गई थी एंड इट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग द रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज इन बिहार। इसके बाद अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण है, इनके कोऑपरेशन से मंथली मैगजीन युवक का पब्लिकेशन किया गया। इसे स्टार्ट किया गया था पटना से, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा सिंह, इनका नाम आता है बिकॉज दे ही मर्डर्ड फणेंद्रनाथ हु वाज द चीफ इन्फॉर्मर ऑफ लाहौर एंड पटना कॉन्स्पिरेसी केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस केस है लाहौर एंड पटना कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसके चीफ इन्फॉर्मर फणेंद्रनाथ की हत्या इन्होंने की थी, चंद्रमा सिंह ने। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 में दे अटेम्प्टेड टू असैसिनेट किंग्स फोर्ट हु सर्व्ड एज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। इन्होंने आप कह सकते हैं हत्या का प्रयास किया था डिस्ट्रिक्ट जज जो थे मुजफ्फरपुर के, किंग्स फोर्ट उनकी। बट इन दिस इवेंट दे ऑल्सो डिसाइडफुली मर्डर्ड लॉयर प्रिंगले कैनेडीज वाइफ एंड डॉटर। इस इवेंट में लॉयर थे प्रिंगले कैनेडी, इनकी पत्नी और पुत्री की धोखे से हत्या हो गई, या इनकी पत्नी और पुत्री का देहांत हो गया इस इवेंट में। इसलिए ये जो पर्टिकुलर इवेंट है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का 1908 का, ये काफ़ी हाईलाइट रहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाला ठाकुर दास, ये आप कह सकते हैं जो अर्ली रिवोल्यूशनरीज थे बिहार के, उनमें इनका नाम आता है। करयानंद शर्मा 1935 में इनकी लीडरशिप में आप कह सकते हैं एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बढ़िया ताल में, लैंड रिटर्न से रिलेटेड ये मूवमेंट था, तो ये भी काफ़ी हाईलाइटेड है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार की। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करें तो प्री हिस्टोरिक एरा आप कह सकते हैं, इसकी जो सोर्सेज हैं प्री हिस्टोरिक एरा के, बिहार में कई प्लेसेस से वो फाउंड किए गए हैं, जैसे कि मुंगेर, सरन, वैशाली, गया, पटना। एंड अमंग दीज सोर्सेज नियोलिथिक बोन टूल्स जो थे वो आपके प्राप्त किए गए हैं चिरांड से, जो कि सरन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कॉपर मेटल टूल्स और पॉटरी फाउंड की गई है शेषर से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के। साथ ही साथ सोनपुर जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है, और मानेर जो कि पटना में, यहाँ से ये टूल्स ऑब्टेन किए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इट इंक्लूड्स इंस्क्रिप्शन, पिलर, कॉपर प्लेट आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स, रिमेन्स एंड कॉइन्स, एंड दे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस साइट्स इन द बिहार। And as we all know that records are the most important source of the historical information. Archival evidences was obtained from many parts of the Bihar, जिसमें कुछ inscriptions हैं, कुछ पिलर इंस्क्रिप्शन है, कुछ मिनिएचर इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ हम बात करेंगे केव इंस्क्रिप्शंस की। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मौर्यन काल की हम बात करें, मौर्य काल की या मौर्यन इंस्क्रिप्शंस की बात करें, तो अब एम्परर अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन प्राप्त किए गए हैं लोरिया अरिराज से। ये आपका एक लोकेशन का नेम है, लोरिया अरिराज। इसको आप लोरिया अराराज के नाम से भी जानते होंगे, कई जगह लिखा रहता है। तो ये आपका ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पिलर इंस्क्रिप्शन प्राप्त किए गए हैं अशोका के। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ जो है ये आपका वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन है ना, लौरिया नंदनगढ़। और रामपुरवा जो है, यहाँ से आप कह सकते हैं कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस प्राप्त किए गए हैं। मिनिएचर इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर मिनिएचर इंस्क्रिप्शन देखें तो चंदन पीर हिल है सासाराम में, तो वहाँ से आपके मिनिएचर इंस्क्रिप्शंस प्राप्त किए गए हैं। केव इंस्क्रिप्शन अशोका और उनके ग्रैंडसन दशरथ के प्राप्त किए गए हैं नागार्जुन हिल से,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन एविडेंस हैं मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के, ध्यान रखिएगा, जो कि बिहार से हमें प्राप्त होते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, दीज आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड देयर स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। लैंग्वेज भाषा इनकी प्राकृत है और लिपि इनकी ब्राह्मी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। कुछ अन्य रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि यक्ष स्टैचू पर रिकॉर्ड जो हैं ये प्राप्त किए गए हैं पटना से। महादेवी प्रभुदेवा के जो रिकॉर्ड्स हैं ये ऑब्टेन किए गए हैं बसाड़ से, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है। ठीक है, कुछ एविडेंसेस ऑफ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो गुप्ता पीरियड से संबंध रखते हैं, गुप्त काल से। तो जैसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो आपके संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से एविडेंसेस हैं, तो कुछ सील्स आप कह सकते हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं मिट्टी के बनी हुई, ठीक है, जो कि गुप्ता एरा से बिलोंग करती हैं। इनके अलावा एक सील ऑब्टेन की गई है बसाड़ से, जो कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी को बिलोंग करती है, और इस सील में मेंशन है कि जो ध्रुव स्वामिनी थी वो चंद्रगुप्ता सेकंड की वाइफ थी और गोविंद गुप्ता की माता थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस सील से प्राप्त होती है, या इस मोहर से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम बोध गया मेंशंस महामाना सेकंड। बोध गया से एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है जो कि महामाना सेकंड के बारे में हमें जानकारी देता है, जो कि श्रीलंका के एक मॉन्क थे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ बोध गया, महामाना सेकंड हैड बिल्ट अ पैलेस नियर वज्रसना इन बोध गया। बोध गया में वज्रसना के निकट महामाना सेकंड ने एक पैलेस बनवाया था। तो ये जानकारी हमें इसी इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है जो हमें बोध गया से प्राप्त हुआ है। गुप्ता डायनेस्टी हैज बीन मेंशन्ड इन द सील विच प्रोबेबली बिलोंग टू गुप्ता एरा ऑब्टेन्ड फ्रॉम नालंदा। नालंदा से भी हमें एक सील प्राप्त हुई, एक मोहर प्राप्त हुई है, जो कि ऐसी जानकारी देती है जिससे पता लगता है कि वो गुप्त काल से ही संबंधित थी। ठीक है, द स्टोन इंस्क्रिप्शन विच प्रोबेबली बिलोंग्ड टू आदित्य सेन and obtained from the village Apsad near the district Nawada provide information about the history of post-Gupta dynasty from कृष्णगुप्त टू आदित्य सेन। तो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है जो कि संभवतः आदित्य सेन से बिलोंग करता है। इसको ऑब्टेन किया गया है अपसाड़, एक गांव है वहां से, जो कि नवादा के निकट है, नवादा जिले के। और इसमें ये इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स थे, लाइक कृष्णगुप्त से लेकर के आदित्य सेन तक के जो रूलर्स थे, उनकी जानकारी हमें इस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मंदार हिल लोकेटेड इन द प्लेस कॉल्ड बोंसी इन बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा डिस्ट्रिक्ट बोंसी से आप कह सकते हैं कि एक और इंस्क्रिप्शन प्राप्त किया गया है जो कि आदित्य सेन के बारे में जानकारी देता है। इसे कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, तो मंदार हिल से ऑब्टेन किया गया है, ध्यान रखिएगा। एंड इट डिस्क्राइब द एक्सकवेशन ऑफ अ पॉन्ड, एक तालाब की आप कह सकते हैं खुदाई के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड आर्किटेक्चर ऑफ विष्णुज स्टैचू। तो ये दो इंफॉर्मेशन ये इंस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है। ये बात फ्रेंड्स, जीवा गुप्ता सेकंड का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन प्राप्त किया गया है देव वरुणार्क से, जो कि आरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। एंड दिस इंस्क्रिप्शन और दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ द पोस्ट गुप्ता रूलर्स। ठीक है, नाउ King Ajazsatru have fortified the walls and equivalent caves of Rajgir, and this have been studied by Bhushan and Hamilton. Please remember, Hotgaon was the first to provide information about Kesaria Stupa and Ariraj pillar. Very important point. Major Kittu has described the caves built by Asoka and his grandson Dasarath in nearby hilly areas, and he also excavated the mound of Kurkikar Kuharar. ठीक है, तो इन्होंने ही आप कह सकते हैं कुर्कीकार कोहरार का जो टीला है उसका भी एक्सकवेशन कराया था मेजर किट्टो ने। नाउ कनिंघम, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइंस, हैड आइडेंटिफाइड वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन बिहार इन 1861 एडी। 1861 एडी में कनिंघम ने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आप कह सकते हैं खोजा था बिहार में, और इन्हें ही इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइंस का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइंस। इट वाज कनिंघम हु प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट बोधि टेम्पल लोकेटेड इन बोध गया, एंड ही हैड आल्सो डिस्कवर्ड ग्रेनाइट बिल्ड रेलिंग्स। ध्यान रखिएगा,
Now Cunningham had also discovered Bargaon, a place which is 11 km from Rajgir, where the ancient Nalanda Mahavihar is located. तो कनिंघम को ही ये श्रेय जाता है इसकी खोज करने का, बारगांव की खोज करने का, जो कि 11 किलोमीटर राजगीर से दूर है और यहीं पर आपका एंशिएंट नालंदा महाविहार लोकेटेड है. 2 inscriptions have also been found from here on which Nalanda's name is engraved. तो यहाँ से 2 इंस्क्रिप्शन भी एक्सकेवेटेड आप कह सकते हैं निकाले गए हैं जहाँ पर नालंदा का नाम मेंशन है, इंग्रेव्ड है इन इंस्क्रिप्शंस पर. Now the famous stone inscription of Kumar Gupta and Skand Gupta have been found from the Nalanda region itself. And after Indian independence in 1949 AD, Department of Ancient Indian History and Archaeology was established at Patna University, after which the search for archaeological sites in Bihar gained momentum. Department of Ancient Indian History and Archaeology जब establish हुआ 1949 में, तो उसके बाद जो archaeological sites का search था या जो खोज थी वो और तेज हो गई. ठीक है. K. Dev and Dr. Altakar excavated Vaishali in 1950 AD and Kumharar in 1951 and the State Archaeological Directorate was established in 1962 AD. तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. Now there are some literary sources also and this includes both religious and non-religious texts which are very helpful to know the history of the Bihar. Vedic literature, Jain, Buddhist literature, they are the important among the religious sources. In the Vedic literature, please remember Rig Veda, Atharvaved, Satapat Brahmin, बृहदारण्यक उपनिषद आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज. अगर वैदिक लिटरेचर की हम बात करें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतापथ ब्राह्मण एंड बृहदारण्यक उपनिषद, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द बिहार. इवन द वर्ड बिहार इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द अथर्ववेद. प्लीज रिमेंबर बिहार जो वर्ड है वो मेंशन कहाँ पर है सबसे पहले, तो वो आपका अथर्ववेद में मेंशन है. ऑल्दो मगध इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द अथर्ववेद बिफोर दैट. बिहार से पहले मगध का मेंशन किया गया है, लेकिन बिहार वर्ड भी मेंशन है आपका अथर्ववेद में. इन बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक एंड भगवती सूत्रा इन जैन लिटरेचर. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में अंगुत्तरा निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, और जैन लिटरेचर की बात करें तो इसमें जो भगवती सूत्र है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज विच आर वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बिहार. नाउ द वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट महाजनपदास इज फाउंड इन द अंगुत्तरा निकाय एंड भगवती सूत्र ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर रिस्पेक्टिवली. जो महाजनपदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहली जानकारी हमें अंगुत्तरा निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है और भगवती सूत्रा जो कि एक जैन लिटरेचर है वहां से हमें प्राप्त होती है. ऑफ द 16 महाजनपदा मगध, लिच्छवी एंड अंगा वर लोकेटेड इन बिहार. प्लीज रिमेंबर जो आपके 16 महाजनपद थे उसमें मगध, लिच्छवी और अंग जो प्रदेश था ये आपका बिहार में लोकेटेड है. एंड फ्रॉम द मिडवेल इंडिया मिनहाज सिराज बुक, तबकाते नासरी एंड अब्बास खान शेरवानी, तारीखे शेरशाही आर द मेजर लिटरेरी सोर्सेज. तो मिनहाज सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी, यहाँ से हमें आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है बिहार की. और अब्बास खान शेरवानी की तारीखे शेरशाही है, ये भी एक मेजर लिटरेरी सोर्स है विद रिस्पेक्ट टू और एज फार एज बिहार इज कंसर्न्ड. तबकाते नासरी provides the information about the early history of the arrival of Turks in India. It is the first creation of Persian language written in India. Tarikh Sher Shahi is the only source to obtain the information about the administration and other history during the reign of Sher Shah Suri. तो तारीख शेर शाही जो है आप कह सकते हैं कि ये केवल अकेला स्रोत है या सोर्स है जहाँ पे हमें शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या जो प्रशासन था उसको समझने में मदद मिलती है. तो ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते. तो जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं इनमें आपका इंसान दहलवी की आपकी आती है बसातिनुल उन्स, शेख कबीर की अफशाने शाही, राजिकुल्लाह की आप कह सकते हैं बकियाते मुश्ताकी, गुलाम हसन सलीम की आती है रियाज उल सलातीन, गुलाम हसन तबलाबाई की शीरुल मुख्तखरीन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें बिहार की हिस्ट्री का पता चलता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इसके अलावा ज्योतिराश्वर की आप कह सकते हैं वर्णा रत्नाकर और चंदेश्वर की रजनी रत्नाकर कुछ इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं
and which is useful to obtain the information about the medieval history of the Bihar. इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के ट्रेवलॉग्स भी हैं या उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी हैं जिनसे हमें इम्पॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है नाम मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो दूसरे ट्रेवलर्स थे लाइक फाहियान, हुएनसंग और सिंह, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज। Apart from this, among the European travelers who visited India during the Mughal period, Rolf Finch, Edward Terry, John Marshall, Peter Mundy, Morning, Manucci and Career, they have also described the socio-economic scenario of Bihar in their travel log. ठीक है, तो ये सारे ट्रैवलर्स थे जो बिहार आप कह सकते हैं उसके मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद फ्रेंड्स पेलियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, द एविडेंसेस ऑफ स्टोन टूल्स ऑफ लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक पीरियड हैव आल्सो बीन फाउंड एट वैरायटी ऑफ लोकेशंस लाइक इन नालंदा, गया, मुंगेर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार। दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेथियन वैली ऑफ नालंदा, पेमार वैली ऑफ गया, भीमबंद एंड पैसरा ऑफ मुंगेर, राजपोखरा एंड Bhalijor of Bhagalpur and Valmiki Nagar in the West Champaran. The stone tools obtained from these places are of Asulian type. Among these tools, the most important ones are axes, ash scraper, plank, knife, sickle, engraver, knife and scraper, etc. And these tools were used to hunt animals and to remove their skins. तो tools के नाम आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये इजी पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज की हम बात करें, देन मेजर साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड इन बिहार हैव बीन फाउंड इन वैरायटी ऑफ लोकेशंस, नेमली वैशाली, कुतुबपुर, चिरांड ऑफ सरन जो कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, मनेर ऑफ पटना, सिनौर ऑफ रोहतास, सोनपुर ऑफ गया, ताराडी एंड कौर एक्सेट्रा. Neolithic bone tools have been obtained from a place called Chirand in Saran district. Chirand is located 11 kilometers southeast of Chhapara district on the bank of river Ganga. तो चिरांड की लोकेशन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है कि छपरा से 11 किलोमीटर साउथ ईस्ट गंगा नदी के किनारे मौजूद है और यहाँ से आप कह सकते हैं कि नियोलिथिक बोन टूल्स ऑब्टेन किए गए थे. एंड इट इज बिलीव्ड दैट चिरांड इज नेम्ड आफ्टर द चेरो रूलर. चिरांड वाज एक्सकवेटेड इन 1962 एडी. फ्रॉम ईयर इन अराउंड 2500 to 1345 BC, the black Neolithic bone tools as well as the black painted pottery have also been obtained. ठीक है. Neolithic remains have been found from the place called Cheshire in Vaishali district. इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं, which is located in the Ganges Gandak Valley at the east of Hajipur city. Taradi is located on the west of the bank of Falgu river in Gaya district, while Sinor is located on the bank of the Kurda river in Rohtas district. तो ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैच दी फॉलोइंग में आपको ये वहाँ पर मिल जाए. उसके बाद फ्रेंड्स कॉपर स्टोन पीरियड की बात करें, एविडेंसेस ऑफ कॉपर स्टोन कल्चर इन बिहार हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ लोकेशंस लाइक सोनपुर, गोराडी, मानेर, सिनौर, चिरांड, शेषर एंड अरियप. The lives of human beings relied on the agriculture and hunting in copper stone culture. Around 1050 BC, the evidence of iron from Atranji Kheda, Uttar Pradesh in the Ganges Valley was obtained. तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आयरन का जो एविडेंस है वो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं गंगेस वैली से ऑब्टेन किया गया है या गंगा की घाटी से प्राप्त किया गया है. इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आयरन एज की बात करें, आयरन एज इज द पीरियड ऑफ पोस्ट वैदिक एरा. पोस्ट वैदिक एरा का जो समय था उसे हम आयरन एज बोलते हैं. एंड इन विच ह्यूमन सेटलमेंट्स हैड एक्सटेंडेड अप टू द गैंगेटिक वैली इन द नॉर्दर्न बिहार. एट दैट टाइम आयरन वाज मेनली यूज्ड इन टूल मेकिंग. इन द सेकेंड फेज ऑफ आयरन एज विच इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी और इन बीपी फेज भी इसे कहा जाता है, आयरन बिगेन टू यूज एज अ टूल इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. अब यहाँ पर जो कृषि के आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से या जिससे खेती की जाती थी जिन चीज़ों से, वो अब आयरन के बनने लगे थे. एंड एट दिस टाइम द विलेजेस ग्रेजुअली स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द सिटीज एंड टाउन्स विच प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आयरन एज में भी हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट आयरन फेज था या फिर आप कह सकते हैं जो सेकेंड फेज ऑफ आयरन एज था, वहाँ पर हम बिहार में अर्बनाइजेशन के एविडेंसेस को देखते हैं. ठीक है. इसके बाद फ्रेंड्स अगर हिस्टोरिकल पीरियड की बात की जाए तो इसमें बेसिकली हम सत्तापत ब्राह्मण को डिस्कस करेंगे.
और अकॉर्डिंग टू सतापत ब्राह्मण हम देखेंगे कि आर्यंस किस तरह से एक्सपेंड करते हुए बिहार तक जाते हैं, है ना, इंटर करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से और इनका एक्सपेंशन होता है बिहार तक। तो सरस्वती रिवर वॉज द प्रोमिनेंट प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच यजना एंड रिचुअल्स वर ऑर्गेनाइज्ड एज वी ऑल नो दैट। सतापत ब्राह्मण इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ माधव विदेहा एंड गौतम राहुगणा। तो जो माधव विदेहा थे ये किंग थे और गौतम राहुगणा इनके प्रीस्ट थे, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू विच माधव विदेहा एक्सटेंडेड द आर्यन कल्चर टू द नॉर्दर्न बिहार। By middle phase of the post-Vedic period, the Aryans had expanded to Magad, Anga, Vajji, Videha and Angutarapa and Kaushitki region of Bihar. पोस्ट वैदिक पीरियड का आप देखेंगे जो मध्यकाल था उसकी अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड तक जो आर्यंस थे वो मगध, अंग, वज्जी, विदेहा, अंगुतरापा और कौशिकी रीजन जो है बिहार का वहां तक एक्सपेंड कर चुके थे। King Videha Madhav and his priest Gautam Rahugana proceeded toward the eastern India after burning the ritual fire from the bank of river Saraswati and reached Gandak river in Videha region of Bihar. और यहीं पर हम कह सकते हैं the fire was extinguished in Gandak river due to which Gandak river is also known as Sadanira. तो गंडक रिवर को इसी वजह से सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। In this way, evidence of expansion and settling in of the Aryan, the Mithila Videha region is found in Satapat Brahmin. ठीक है। In the last phase of post-Vedic period, mention of Videha is due to the composition of Upanishad. जो लास्ट फेज आता है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड का, यहाँ पर विदेहा को मेंशन क्यों किया गया है? क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहीं पर उपनिषद का कंपोजिशन हुआ था। जो राजा थे विदेहा के, जनक राजा या किंग जनक जो थे, ही वॉज अ फिलोसफर एंड स्कॉलर who composed the Upanishad. Please remember, Vrihad Aranyak Upanishad described the scholarly यज्ञवल्क्य गार्गी and यज्ञवल्क्य मैत्री डायलॉग। जो वृहद अरण्यक उपनिषद है या आप कह सकते हैं यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच के डायलॉग्स और या फिर यज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच के डायलॉग्स का वर्णन करता है। यज्ञवल्क्य एंड हिज वाइफ मैत्री लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विदेहा किंग जनक। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार। Out of 16 Mahajanpadas, 2 Mahajanpadas गंधारा एंड कम्बोजा वर लोकेटेड इन अफगानिस्तान। 16 में से 2 महाजनपद आपके गंधार और कम्बोज जो थे अफगानिस्तान में लोकेटेड थे। बट द कंटेम्परेरी कैपिटल ऑफ गंधारा महाजनपद तक्षशिला इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, जो गंधारा महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, ये आपकी पाकिस्तान में लोकेटेड है। 3 महाजनपद आपके मगध, अंग और वज्जी, ध्यान रखिएगा, ये बिहार में लोकेटेड है। अंगा, द मेंशन ऑफ विच आर फाउंड इन द अथर्ववेद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हैड इट्स कैपिटल एट चंपा नियर प्रेजेंट डे भागलपुर। अंग प्रदेश की जो राजधानी थी वो चंपा थी, जो कि आप कह सकते हैं प्रेजेंट डे में भागलपुर के निकट का क्षेत्र है। ठीक है, और इसका मेंशन हमें अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। अंगा हैज ऑल्सो बीन रिफर्ड टू एज वंगा, कलिंगा एंड पुंडू। ध्यान रखिएगा, अंगा को वंगा, कलिंगा और पुंडू नाम से भी संदर्भित किया जाता है। कहाँ पर? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था उसमें आप कह सकते हैं कि जो अंग प्रदेश था उसको वंगा, कलिंगा और पुंडू नाम से संबोधित किया जाता है। द अंगा महाजनपद एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार अप टू द बे ऑफ बंगाल। एरिया ऑफ मानभूमि, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद एंड संथाल परगना वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस महाजनपद। तो जो आपकी मानभूमि, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद या संथाल परगना है, ये भी आप कह सकते हैं अंग प्रदेश के ही पार्ट उस वक्त माने जाते थे या उस वक्त प्रेजेंट थे अंग प्रदेश में ही। अकॉर्डिंग टू द एपिक्स लाइक महाभारत एंड पुराण, वन ऑफ द 6 सन ऑफ किंग बलि हैड एस्टेब्लिश्ड द अंगा महाजनपद। अंग महाजनपद का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो अगर हम महाभारत और पुराणों की बात करें तो राजा बलि के जो 6 पुत्र थे उनमें से ही एक के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वज्जी महाजनपद took place around 725 BC. It was basically an association of 8 small states. तो जो वज्जी महाजनपद था वो 8 छोटे छोटे आप कह सकते हैं टेरिटरीज को मिला करके एक बड़ा जनपद बनाया गया था। और द स्टेट इंक्लूड्स इन दिस एसोसिएशन, जो स्टेट्स इसके एसोसिएशन में इंक्लूड थे जिनको मिला करके बनाया गया था, जिन 8 को मिला करके, वो कौन कौन से थे? तो एक था आपका लिच्छवी, विदेहा, ज्ञात्रिका, वज्जी, उग्रा, भोगा, कौरवा और इक्ष्वाकु।
ये आप कह सकते हैं 8 स्टेट्स थे छोटे छोटे जिनको मिलाकर के वज्जी महाजनपद बनाया गया था। इन दीज स्टेट्स कैपिटल ऑफ लिच्छवी वॉज वैशाली, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। मिथिला वॉज द कैपिटल ऑफ विदेहा। कुंडग्राम आप कह सकते हैं ज्ञात्रिका की कैपिटल थी। कुलागा वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी। और अगर कॉमन कैपिटल की बात करें जैसे वज्जी महाजनपद की कैपिटल कौन थी, ये तो हमने अलग अलग बात कर ली, लिच्छवी, विदेहा, गायत्री, वज्जी, इनकी कैपिटल देखी हमने। अगर पूरा एसोसिएशन की हम बात करें, वज्जी महाजनपद की कैपिटल उतने टाइम पर वैशाली थी, ध्यान रखिएगा। द कैपिटल ऑफ द एंटायर यूनियन वॉज वैशाली। Lichvi was the most famous state among these 8 states, hence Vajji Union was also called Lichvi Union, ध्यान रखिएगा। 8 जो स्टेट्स थे छोटे छोटे, उसमें जो लिच्छवी थी, लिच्छवी था वो सबसे ज़्यादा फेमस स्टेट था, इसीलिए जो वज्जी यूनियन है इसे कई बार लिच्छवी यूनियन से भी संबोधित किया जाता है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम वॉज स्टेब्लिश्ड इन वैशाली, इसीलिए कहा जाता है हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला जो गणतंत्र था वो आप कह सकते हैं वैशाली ही था। वैशाली वॉज नेम्ड आफ्टर द किंग विशाल, ध्यान रखिएगा। असेंबली ऑफ द लिच्छवी संघ वॉज हेल्ड इन द बिल्डिंग कॉल्ड संस्थागार। द असेंबली ऑफ द लिच्छवी किंग वॉज कॉल्ड संस्था विच वॉज द सुप्रीम असेंबली ऑफ द रिपब्लिक। In addition to the Sanstha, there was an organization called Ashtakula which represented all the 8 republics of the Vajji Union. संस्था के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसे अष्टकुला कहा जाता था, जो कि एक साथ 8 जो रिपब्लिक्स थे वज्जी यूनियन में उनको रिप्रेजेंट करता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन सर्व्ड एज द हाईएस्ट कमेटी ऑफ द जस्टिस, न्याय माहिष्मति भी इसलिए इसे कहा जाता था। गमगामिनी एंड Purnagamica were appointed to oversee the village and city administration respectively. तो आप कह सकते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए गमगामिनी हुआ करते थे और पूर्णागमिका जो थे वो आप कह सकते हैं सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को वॉच करने के लिए रखे गए थे। गमगामिनी वॉज द हेड ऑफ द विलेज एंड पूर्णागामिनी वॉज द हेड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट, और वी कैन से दैट सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन। Now we will see the rise of Magadha Empire. The very first mention of the word Magadha is found in अथर्ववेद, जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी की है कि मगध जो वर्ड है, शब्द है, इसका सबसे पहला मेंशन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। बिहार से पहले हमें मगध का ही मेंशन मिलता है अथर्ववेद में। द मगध रीजन इन द सदर्न पार्ट ऑफ गंगा इन प्रेजेंट डे बिहार विच ओरिजिनली कंप्राइजेज द रीजन ऑफ पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद। तो जो मगध रीजन है वो आप कह सकते हैं गंगा नदी के दक्षिण में प्रेजेंट डे बिहार हम कह सकते हैं बिहार में मौजूद है, जहां पर करेंटली पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। द फोकल पॉइंट ऑफ मगध एम्पायर वॉज राजगृह एंड पाटलिपुत्र। मगध सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग सुपीरियरिटी ओवर द महाजनपदास ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड रिचनेस ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपका मगध ही था। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, और दूसरा है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर बहुत आप कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। द रीजन फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि कई बार वन लाइनर इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी बन चुका है। तो सबसे पहला जो मगध के एम्पायर के राइज होने का कारण था या उसके उठने का जो कारण था वो था जियोग्राफिकल लोकेशन। द कैपिटल सिटी ऑफ मगध वर सराउंडेड बाय द हिल्स, हेंस इट वाज द सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशंस। जो आपका मगध का कैपिटल सिटी था आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से वो हिल से या पर्वतों से घिरा हुआ था, जिसके कारण जो बाह्य आक्रमण थे उनकी संभावनाएं बहुत कम थी। द गंगा एंड सोन रिवर पास्ड थ्रू मगध विच फैसिलिटेट वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट। गंगा और सोन नदी के कारण वहाँ पर जो जलमार्ग था वो भी बहुत ज़्यादा विकसित था। द सदर्न वैली ऑफ द गंगा वॉज मोर फर्टाइल एंड देयरफॉर इट वॉज गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरा इसमें आप कारण कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, आयरन, कॉपर, फॉरेस्ट रिसोर्स वाज फाउंड इन अबंडेंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ मगध। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन हेल्प्ड इन मेकिंग quality weapons and increased agricultural productivity. Now third region was the decline of other republics.
Buddhism and Jainism emerged in Magad region, which was supported by many rulers of this region. Due to their patronage on Buddhism and Jainism, the rulers were supported on the large scale by the people of that region. उसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में. Although the first historical dynasty of Magad is Haranyak dynasty, which led to the rise of Magad Empire, according to the mythological resources, the first dynasty of Magad was Brihadrath dynasty. The founder of this dynasty was Brihadrath. ध्यान रखिएगा, जो बृहद्रथ डायनेस्टी थी उसके फाउंडर का नाम भी था बृहद्रथ, and his father's name was चेदीराज वसु. Its capital was वसुमती और गिरिवराज और कुशाग्रपुर. ठीक है, तो जो बृहद्रथ डायनेस्टी थी उनके आप कह सकते हैं कैपिटल जो थी उसका नाम था वसुमती, गिरिवराज और कुशाग्रपुर. कोई भी नाम आपसे पूछा सकता है. द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज जरासंध. इन महाभारत देयर इज अ मेंशन ऑफ द रेस्टिंग वॉर बिटवीन जरासंध एंड भीम. अकॉर्डिंग टू वन बिलीफ द फुटप्रिंट ऑफ दिस वॉर इज स्टिल विजिबल इन द रॉक्स फाउंड इन राजगिरी. राजगिरी में आज भी जो पर्वत हैं वहाँ पर इस चीज़ के साक्ष्य में मिलते हैं फुटप्रिंट्स के वे में. ठीक है, जो युद्ध हुआ था जरासंध और भीम के बीच में, उनमें उनके जो पद चिन्ह थे वो आज भी वहाँ पर हिल्स में मौजूद हैं. जरासंध ऑल्सो डिफीटेड द किंग ऑफ काशी, कोशला, चेदी, मालवा, विदेहा, अंगा, कलिंगा, कश्मीर एंड गांधारा. तो जो जरासंध था उसने कई राजाओं को हराया था, जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है. आफ्टर द डेथ ऑफ जरासंध, हिज सन Sahadev became the ruler. Last ruler of Brihadrath dynasty was Ripunjaya, who was killed by his minister Pulak, after which the son of Pulak was made the king. But later on, of the courtiers had killed Pulak and his son and made his son Bimbisar sit on the throne. तो आप कह सकते हैं जरासंध के बाद उनका जो लड़का था, उनका जो पुत्र था सहदेव, वो राजा बना. और बृहद्रथ डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था रिपुंजिया. बट इसी के मिनिस्टर या इसी के मंत्री पुलक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और बाद में पुलक के पुत्र को उस गद्दी पर बैठा दिया गया. बट हम कह सकते हैं बाद में जो उनके कोर्टियर थे उन्होंने मिलकर के पुलक और उसके पुत्र की हत्या कर दी और बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया गया लास्ट में. तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे स्टार्टिंग हरण्यक डायनेस्टी की या हरियंका डायनेस्टी की. द वर्ल्ड मगध एंड बिहार आर फाउंड मेंशनड इन द अथर्ववेद, जिसकी बात हम लोगों ने पहले की है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मगध एम्पायर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंगडम ऑफ इंडिया, द फाउंडर ऑफ विच इज बिंबिसारा और श्रेणिका. बोथ बिलोंग्ड टू हरियंक डायनेस्टी. बिंबिसार का जो कार्यकाल है 544 से लेकर के 492 बीसी तक. अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट Mahavamsha, the founder of Harenka dynasty, Bimbisar was made to sit on the throne at the age of 15 years. बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका महावंशा, उसके अकॉर्डिंग हरेंका डायनेस्टी का जो फाउंडर था बिंबिसार 15 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गया. इट वाज अंडर हिज लीडरशिप दैट द एक्सपेंशन ऑफ मगध एम्पायर बिगेन. और इसी के लीडरशिप में हम कह सकते हैं कि जो मगध एम्पायर था वो एक्सपेंड करना शुरू हुआ. ही मेड राजगृह इट्स कैपिटल. बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी और लगभग 52 साल तक शासन किया था. राजगिरी वॉज प्लान्ड बाय एन आर्किटेक्ट नेम्ड महागोविंद. राजगिरी का जो प्लान किया था, जो आर्किटेक्ट था राजगिरी को बनाने वाला, उसका नाम था महागोविंद. बिंबिसार अडॉप्टेड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मगध. बिंबिसार ने 3 तरह की आप कह सकते हैं योजनाओं का प्रयोग किया था मगध को ऊपर उठाने में. इसके बाद फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट रूलर है हमारा वो है आपका अजातशत्रु 493 से लेकर के 461 बीसी तक. अजातशत्रु वॉज द रूलर ऑफ द इंपीरियलिस्टिक नेचर लाइक हिज फादर बिंबिसार. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. ध्यान रखिएगा जो अजातशत्रु था वो जैनिज्म का फॉलोअर था. इसका निक नेम था कुनिका. ड्यूरिंग हिज रेन देयर वर 3 इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स. अजातशत्रु के टाइम पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स भी हुए थे. द रिजल्ट ऑफ विच वर इन फेवर ऑफ अजातशत्रु. और वो तीनों रिवोल्ट इसने सक्सेसफुली सप्रेस किए थे. कन्फ्लिक्ट विद कोसला, कन्फ्लिक्ट विद वज्जी यूनियन एंड कन्फ्लिक्ट विद मल्ला. तो जो 3 रिवोल्ट की हम बात कर रहे थे वो कोसला, वज्जी और मल्ला जो प्रदेश था उसके साथ अजातशत्रु के जो कन्फ्लिक्ट थे उसकी बात यहाँ पर की जा रही है. और ध्यान रखिएगा अजातशत्रु ही इन तीनों में विजयी हुआ था. उसके बाद फ्रेंड्स उडैन आता है 461 से लेकर के 444 बीसी तक.
Udain was the governor of Champa during the reign of his father Ajasatru. He assumed the power of the throne by killing his father Ajasatru. उडैन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके आप कह सकते हैं गद्दी पर कब्जा किया. He settled the city of पाटलिपुत्रा at the confluence of गंगा and सोन river. उडैन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा और सोन के आप कह सकते हैं मिलन बिंदु पर. He was the follower of Jainism. Like Ajasatru, Udain was also the follower of Jainism, please remember. He shifted the capital city of Magad from Rajgiri and established it at पाटलिपुत्र. तो अभी हम लोगों ने बात की थी ऊपर कि अजातशत्रु ने जो अपनी कैपिटल थी, अजातशत्रु ने नहीं सॉरी, जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? बिंबिसार ने अपनी कैपिटल राजगिरी में बनाई थी. लेकिन अजातशत्रु के पुत्र उडैन ने जो कैपिटल थी वो बना दी पाटलिपुत्रा में, ध्यान रखिएगा. ठीक है, जो उडैन था, ही शिफ्टेड द कैपिटल सिटी ऑफ मगध फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा. ही बिल्ट अ जैन चैत्यगृह in the middle of Pataliputra. Udain was also killed by Pulak, who was the king of Avanti. Amatya of Kashi named Shishunga had established the Shishunag dynasty by killing नागदशक, the last ruler of हरण्यक dynasty. तो नागदशक की हत्या करके आप कह सकते हैं कि काशी का अमात्य था शिशुनाग, उसने शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की. ठीक है, नागदशक को पुराणों में दर्शाका नाम से भी संबोधित किया गया है. इसके बाद फ्रेंड्स शिशुनाग डायनेस्टी आती है. शिशुनाग डायनेस्टी आपकी 412 से लेकर के 345 बीसी तक रहती है. काशी का गवर्नर शिशुनाग जो था अब वो मगध का राजा बन चुका है 412 बीसी में. ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली. ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने दोबारा से जो मगध की कैपिटल है वो पाटलिपुत्र से वैशाली में शिफ्ट कर दी है. शिशुनाग कॉन्कर्ड वत्स, अवंती एंड कौसाम्बी. इन 394 BC आफ्टर द डेथ ऑफ शिशुनाग, हिज सन कर्ण असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगध. 394 BC में शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कर्ण गद्दी पर बैठता है मगध की, एंड ही रीस्टोर्ड द कैपिटल ऑफ मगध इन पाटलिपुत्र. तो शिशुनाग ने कैपिटल जो थी मगध की वो दोबारा पाटलिपुत्र से वैशाली में स्टेब्लिश की, और इसके बाद जब इसका पुत्र आता है कर्ण तो वो दोबारा से कैपिटल पाटलिपुत्र में रीस्टेब्लिश करता है. कालाशोक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर है आपका शिशुनाग डायनेस्टी का, एंड इसके ही आप कह सकते हैं रूलरशिप में जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है वैशाली में 383 बीसी में. ध्यान रखिएगा, तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में 383 बीसी में ऑर्गेनाइज की जाती है अंडर द कालाशोक. नंदीवर्धन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी. इसके बाद फ्रेंड्स 345 से 321 बीसी तक नंदा डायनेस्टी का शासन रहता है. महापद्मानंद ने इस्टेब्लिश की है नंदा डायनेस्टी आफ्टर द शिशुनाग डायनेस्टी. तो महापद्मानंद established the Nanda dynasty after the Shishunag dynasty came to an end, and he took the control of Magad empire. During the reign of Nanda dynasty, the power of Magad reached its climax. Mahapadmanand and his 8 sons ruled under this dynasty. महापद्मानंद और उसके 8 पुत्र इस डायनेस्टी के अंदर शासन करते हैं. सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, वो एक है आपका महापद्मानंद और दूसरा था आपका घनानंद. Mahapadmanand has also been called by names like Kalika Bhag, सर्व शस्त्रांतका, अवतार ऑफ अनदर परशुरामा, भार्गवा और एकारत. तो ये कुछ अन्य नाम है महापद्मानंद के, ध्यान रखिएगा. उसके बाद फ्रेंड्स आपके 321 से 185 बीसी तक मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है. चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर बाय डिफीटिंग घनानंद, लास्ट एम्परर ऑफ नंदा डायनेस्टी, और वी कैन से दैट बाय द असिस्टेंस ऑफ चाणक्य विष्णुगुप्त. चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज फार एज बिहार इज कंसर्न, तो उसको भी हम लोग देखेंगे. द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. स्कॉलर डिफर अबाउट द ओपिनियन ऑफ बर्थ एंड कास्ट. अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण टेक्स्ट विष्णु पुराण एंड मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्ता वॉज अ मौर्य शूद्र. ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण और ब्राह्मण टेस्ट है आपका विष्णु पुराण या मुद्रा राक्षस है, इनके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो शूद्र से बिलोंग करता था. वाइल अकॉर्डिंग टू द स्पूनर ही वॉज अ पारसिक. ठीक है, स्पूनर के अकॉर्डिंग वो पारसिक था. जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंसिडर हिम टू बी द बिलोंग टू मौर्य क्षत्रिय डायनेस्टी.
मौर्य क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ऐसा जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्लेम करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स लाइक सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस एक्सेट्रा। With the help of Kautilya, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट कॉन्कर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब एंड सिंध। कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है आपके पंजाब और सिंध उन पर विजय हासिल की। सब्सिक्वेंटली कॉन्कर्ड द मगध एम्पायर। आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ सेल्यूकस बिकेम द किंग ऑफ बेबीलोन। Keeping in mind the victory of India, he proceeded through the route of Kabul toward the Indus River, where he encountered with the army of Chandragupta Maurya. तो सेल्यूकस निकेटर, एक्चुअली पूरा नाम था इसका, सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर की डेथ के बाद बेबीलोन का राजा बन जाता है और भारत पर जीत या भारत पर विजय की आशा लिए काबुल के तरफ आप कह सकते हैं होते हुए वो इंडिया में प्रवेश करना चाहता है। वहीं पर उसकी मुलाकात हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के आर्मी से। यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ता है इस बैटल में 303 बीसी में, ध्यान रखिएगा। बैटल बिटवीन सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य कब हुआ था? तो 303 बीसी में हुआ था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य एक ट्रीटी साइन करते हैं विद सेल्यूकस निकेटर। ट्रीटी के अकॉर्डिंग सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलेना टू द चंद्रगुप्त मौर्य एंड एज डाउरी ही ऑल्सो गेव हेरात, कांधार, मकरन कोस्ट टू काबुल। तो दहेज के तौर पर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को ये सारी टेरिटरी देते हैं। इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर, और रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्ट के तौर पर 500 हाथी उनको भेंट देते हैं। सेल्यूकस सेंट एन एम्बेसडर नेम्ड मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इट वॉज मेगास्थनीज हु कंपोज द इंडिका। तो सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना की है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इज ऑल्सो कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडिया, प्लीज रिमेंबर। एंड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासन के आखिरी सालों में गद्दी का त्याग कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ चंदगिरी के पर्वतों पर चले जाते हैं, जो कि श्रवण बेलगोला मैसूर में मौजूद है, और वहाँ पर डेलिबरेटली अपने जीवन का त्याग करते हैं बाय मीन्स ऑफ रिनंसिएशन ऑफ फूड एंड वाटर। भोजन और पानी और जल का परित्याग करके अपनी इच्छा से अच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 से लेकर के 273 बीसी तक है। बिंदुसार हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगध एम्पायर इन 298 बीसी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रीक्स हैं, उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोघात नाम से भी संबोधित किया है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अनदर नेम ऑफ बिंदुसार वाज सिंह सेना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 273 से लेकर के 232 बीसी तक अशोक गद्दी पर बैठते हैं। बिंदुसार वाज सक्सीडेड बाय अशोका द ग्रेट हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगध इन 273 बीसी। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये गद्दी पर बैठते हैं, 273 बीसी। According to Sinhalese literature, Ashok became an emperor by killing 99 of his brother, but there is a difference in their opinion. Ashok had struggled with his brother, which lasted for 4 years, because Ashok was appointed the ruler in 273 BC, but he managed to celebrate his coronation after 4 years in 269. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सिनहलीस लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो अशोक थे वो 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, और ऐसा कहा जाता है कि गद्दी पर वो बैठे थे 273 बीसी में, लेकिन जो उनका ऑफिशियल कोरोनेशन हुआ था वो 4 साल बाद 269 बीसी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इन 4 सालों में वो इन 99 भाइयों के साथ संघर्ष में लगे हुए थे गद्दी के लिए। According to Nepali literature, Ashok was the governor of Takshila before becoming the ruler. रूलर या राजा बनने से पहले ये तक्षशिला के गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा अशोक। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। While according to श्रीलंकन लिटरेचर he was the governor of उज्जैन instead. तो दोनों लिटरेचर में थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर हम नेपाली लिटरेचर की बात करें तो जो अशोक थे वो तक्षशिला के गवर्नर थे, वहीं पर अगर हम श्रीलंकन लिटरेचर की बात करें तो राजा बनने से पहले वो उज्जैन के गवर्नर थे। अशोक इज इनिशियली कॉल्ड चंडाशोका और कामाशोका। द नेम अशोक इज मेंशन्ड इन 4 ऑफ इट्स इंस्क्रिप्शन। अशोक का नाम 4 इंस्क्रिप्शन में मेंशन है अशोक के।
मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदेगोलम, ये 4 इंस्क्रिप्शन है जहां पर अशोक का नाम मेंशन है। इन भाबरू इंस्क्रिप्शन ही रिफर्ड टू एज प्रियदासी, while in Musky inscription he referred to as अशोका एंड बुद्ध शाक्या। ठीक है, तो जो प्रियदासी या जो पियादासी बोला जाता है, ये नाम मेंशन कहाँ पर है? इट वाज मेंशन इन भाबरू इंस्क्रिप्शन, while in मस्की इंस्क्रिप्शन इट इज रिफर्ड और ही इज रिफर्ड टू अशोका और बुद्ध शाक्या। इसके बाद फ्रेंड्स अगली जो डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी है। शुंग वंश 185 बीसी से 72 बीसी तक इसका शासन रहता है और ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्य वंश के जो लास्ट रूलर थे वृहद्रथ, इनकी हत्या इन्हीं के जनरल पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है और इसी के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग डायनेस्टी की स्थापना की जाती है 185 बीसी में। ठीक है, वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ से प्राप्त होती है, जैसे कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव है, गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ वेशनागर है, मालविकाग्निमित्र में कालिदास की रचना या फिर पतंजलि की जो महाभाष्य है। ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग by asserting his authority over the Magad Empire, on one hand he protected the country from invasion of the Yavanas and on the other hand he established the peace system in the country and also re-established the Vedic rituals and ideals. Now that is why the period during the Pushyamitra Shung is called the period of Vedic restoration of Vedic Renaissance. तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर एक तरफ यवन जो थे उनके आक्रमण को रोक रहा था और उसमें जीत भी रहे थे पुष्यमित्र शुंग, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जो वैदिक पीरियड था उसका भी रिस्टोरेशन हो रहा था। ठीक है, इसीलिए जो पुष्यमित्र शुंग का काल है उसे वैदिक रिस्टोरेशन और वैदिक रेनेसेंस का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग fought multiple battles with invaders from Vidarbha and Yavanad region in which he won. After the death of Pushyamitra Shung, his son Agnimitra became the king of Shunga dynasty. पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग डायनेस्टी के राजा बनते हैं। ही रूल्ड फॉर 8 years टिल 140 बीसी। अग्निमित्र आप कह सकते हैं कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम ये रचना है उसमें जो अग्निमित्र हैं वो इन्हीं अग्निमित्र के बारे में इनकी रचना है। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वॉज देवभूति, ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड बाय वसुमित्र। शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं देवभूति, उनकी हत्या वसुमित्र के द्वारा की जाती है। एम्पायर ऑफ शुंगा डायनेस्टी रेंज्ड फ्रॉम द हिमालयाज इन नॉर्थ टू बेरार इन द साउथ, पंजाब इन द वेस्ट। मतलब जो शुंगा डायनेस्टी का शासन था आप कह सकते हैं नॉर्थ में हिमालय तक, साउथ में बेरार तक और वेस्ट में पंजाब तक फैला हुआ था। ही वॉज ऑल्सो एक्सपेंडेड फ्रॉम अप टू मगध इन द ईस्टर्न रीजन। कैपिटल ऑफ द एम्पायर वॉज पाटिलपुत्रा, ध्यान रखिएगा जो शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल थी वो पाटिलपुत्रा थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज देयर टू असिस्ट द एम्परर इन एडमिनिस्ट्रेशन। एट दिस टाइम ग्राम वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द गवर्नेंस। पुष्यमित्र शुंग डिस्ट्रॉयड 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बुद्धिस्ट जो बौद्ध स्तूप थे उनको डिमोलिश किया था, उनको डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्तूपों का उन्होंने निर्माण भी करवाया था, जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, भरूच हो गया, बोध गया हो गया। तो ये इनका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही किया गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शुंगा डायनेस्टी द गोल्डन कॉइन्स वर कॉल्ड कनिष्का, दिनार, सुवर्णा और सुवर्णा मासिक। तो शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश के दौरान, इनके शासनकाल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उनको कनिष्क, दिनार, सुवर्ण या सुवर्ण मासिक के नाम से संबोधित किया जाता था। जो कॉपर कॉइन्स थे देवर कॉल्ड करशपाना। द वर्ड पुराना और धरना इज यूज्ड फॉर सिल्वर कॉइन्स, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स को कनिष्क, दिनार, सुवर्णा, सुवर्ण नासिक। वहीं पर अगर कॉपर कॉइन्स की बात करें तो उन्हें कर्शपाना, सिल्वर कॉइन्स को पुराना या फिर धराना के नाम से संबोधित किया जाता था। ड्यूरिंग दिस एरा भगवत रिलीजन वॉज इमर्ज्ड इन द सोसाइटी। महर्षि पतंजलि हु रोट महाभाष्य वॉज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द रिवाइवल ऑफ सौंदर्य संस्कृत ड्यूरिंग दिस पीरियड। Excellent evidences of Shunga architecture are obtained from Bodh Gaya. Small stone altar is found around the huge temple of Bodh Gaya which was built during the Shunga period.
अब क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। वेरियस इवेंट्स एंड द डेट ऑफ एंशिएंट टाइम्स। 2300 से 1750 बीसी तक आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड होता है। 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक पीरियड है। फिर आपका 600 बीसी तक एक्सपेंशन ऑफ आयरन कल्चर इन गंगस वैली है। 800 बीसी में हम कह सकते हैं अ मेंशन ऑफ सेटलिंग ऑफ द आयरन इन द प्लेन एरिया विदेहा ऑफ गंडक इन सतापत ब्राह्मण। 600 से 500 बीसी तक सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड 16 महाजनपदा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 563 से 483 बीसी तक लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा। 1544 से 492 बीसी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, 544 से 492 बीसी तक द रेन ऑफ मगध किंग बिम्बिसार एंड द राइज ऑफ मगधा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 540 से 468 बीसी तक हम कह सकते हैं जो महावीर थे, वर्धमान महावीर, उनका जन्म जीवन काल है। 500 बीसी में हम कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिकन इन द वर्ल्ड, दैट इज नथिंग बट वैशाली। 492 से 460 बीसी अजात शत्रुस कॉन्केस्ट ऑन मगध एंड वैशाली। 490 बीसी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाटिल ग्राम बाय अजात शत्रु। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट सप्तपर्णी केव इन राजगीर। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 483 बीसी में सप्तपर्णी केव जो राजगीर में है वहां पर। 460 से 444 बीसी रेन ऑफ उदयभद्र, जिसे उडैन के नाम से हम जानते हैं, मगध में। उसके बाद फ्रेंड 455 बीसी में पाटिलपुत्र वॉज मेड कैपिटल ऑफ मगध बाय उडैन। उडैन के द्वारा पाटिलपुत्र को मगध का कैपिटल बनाया जाता है 455 में। 413 से 344 बीसी तक द रूल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी इन मगध। 383 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली, प्लीज रिमेंबर। 344 बीसी में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंदा डायनेस्टी बाय महापद्मानंद। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में ऑर्गेनाइज हुई थी 383 बीसी में, और नंदा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था महापद्मानंद के द्वारा 344 बीसी में। 322 बीसी में द एंड ऑफ नंदा डायनेस्टी बाय डिफीटिंग घनानंद बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और यहीं पर मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हो गई। 322 से हम कह सकते हैं 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। 315 में मेगास्थनीस पाटिलपुत्र पहुंचा। 298 से 272 बीसी में बिंदुसार का रेन रहा। 272 से 232 बीसी तक अशोक द ग्रेट का शासनकाल था। 261 बीसी में कलिंग विक्ट्री हुई, अशोक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, जो कलिंग वॉर हुआ वो आपका 261 बीसी में हुआ, जब आफ्टर द वॉर हम कह सकते हैं जो अशोक थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। 249 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई पाटिलपुत्रा में। अशोक प्रमोटेड बुद्धिज्म इन नेबरिंग कंट्रीज। 185 बीसी में किलिंग ऑफ वृहद्रथ बाय पुष्यमित्र शुंग, और यहीं पर शुंगा डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। 185 से 72 बीसी तक शुंगा डायनेस्टी का शासन काल रहता है। 72 से 27 बीसी तक कन्वा डायनेस्टी आ। इसके बाद फ्रेंड आप कह सकते हैं 319 एडी में गुप्त काल की या गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है और गुप्ता एरा स्टार्ट हो जाता है। 335 से 375 तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहता है, और यहीं इसी दौरान आप कह सकते हैं जो गुप्ता एम्पायर है उसका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। 375 से 412 चंद्रगुप्त सेकेंड, या इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, जिसे गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड भी कहा जाता है ड्यू टू कंटेम्प्रेरी कल्चरल प्रोग्रेस। उसके बाद फ्रेंड्स 405 से लेकर के 411 तक चाइनीज ट्रेवलर जो फायान है वो विजिट करते हैं इंडिया में। 414 से 455 एडी तक कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल रहता है, और इसी दौरान नालंदा महाविहार की स्थापना होती है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। 455 से 467 एडी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल होता है, यहाँ पर इस दौरान हूणों का आक्रमण भी होता है। 467 से 494 तक आप कह सकते हैं बुद्धगुप्त का शासनकाल रहता है, और यहाँ से हम कह सकते हैं जो गुप्ता एम्पायर है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। 500 एडी में मगध रीजन पर एक बार और हूणों का आक्रमण होता है। 495 से लेकर के 510 एडी हम कह सकते हैं भानुगुप्त का शासनकाल होता है, और यहाँ पर गुप्ता एम्पायर का एंड हो जाता है। 530 एडी लेटर गुप्ता रूलर मगध रीजन में शासनकाल उनका स्टार्ट होता है। 606 से 641 एडी में एम्पायर एक्सपेंशन इन ईस्टर्न इंडिया बाय हर्षवर्धन रूलर ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। 635 एडी चाइनीज ट्रेवलर
युआन श्वांग विजिट इंडिया, 673 AD चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है, तो कई बार ट्रेवलर्स का नाम दे देते हैं और पूछा जाता है कि कौन पहला है कौन बाद में आया। तो हम देखेंगे मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, ठीक है, हुएनसंग और इत्सिंग। तो ये आप 4 नाम एटलीस्ट याद रखिए, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसंग और इत्सिंग।